हेलो दोस्तों, तो हम हाजिर हैं जीन पियाजे की थ्योरी की सेकंड स्टेज की उप अवस्थाएं लेकर। तो हमने कल फर्स्ट स्टेज की उप अवस्थाएं की थी। कौन सी? सेंसरी मोटर मोटर स्टेज की उप अवस्थाएं की थी ना कल। हाँ, तो आज हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की एज में होता है, उसकी उप अवस्थाएं करेंगे कि इस एज में बच्चा क्या क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं करने में नहीं कर सॉरी क्या नहीं कर सकता बच्चा इस एज में, असक्षम रहता है इस एज में क्या क्या चीजें करने में बच्चा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इससे प्रतीकात्मक सोच से, यानी सिंबॉलिक थिंकिंग से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उससे पहले इस अवस्था में बच्चा बोलना, कल्पना करना सीखता है, लेकिन अभी तार्किक सोच पूरी तरह विकसित नहीं होती बच्चे की। क्या कह रहा है इसमें? जीन पियाजे क्या बताते हैं कि देखो, 2 से 7 वर्ष का बच्चा धीरे धीरे कुछ करने लगता है। जब तक बच्चा 2 साल का होता है तो वो अपने दिमाग का यूज करने लगता है, लेकिन पूरी तरह से वो उसकी जो कल्पना शक्ति है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती, और वो क्या नहीं करने में सक्षम रहता है इस अवस्था में, उन चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जीन पियाजे ने बताया है, बड़ी अच्छे ढंग से समझाया है, जो कि आज हम और भी अच्छे ढंग से इनको समझेंगे। ठीक है, और इसको जरूर कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतीकात्मक सोच से। इसकी परिभाषा क्या है? प्रतीकात्मक सोच होती क्या है? जब बच्चा किसी एक वस्तु, शब्द या चित्र को किसी दूसरी वस्तु के रूप में समझे, उसे प्रतीकात्मक सोच कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रतीकात्मक, किसी को चिन्ह बना लिया, किसी के रूप में किसी को समझना। जैसे कहते हैं ना, फोन जो होता है, बच्चा माँ की नकल करता है और हाथ को ही फोन मान लेता है ना। जैसे माँ मम्मी फोन पे बात करती है तो बच्चे के पास तो कुछ फोन होता नहीं है, तो वो अपने हाथ को ही फोन बनाकर ऐसे ऐसे घूमता रहता है और मम्मी की नकल करता रहता है ना। ये होती है प्रतीकात्मक सोच, यानी किसी के रूप को, किसी चीज को किसी चीज का रूप दे देना। जैसे हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं ना, तो छोटा सा बच्चा होता है, वो डंडे को ही घोड़ा बना लेता है, उसको अपने पैरों के बीच रख के उसको उसको घसीटता हुआ ले जाता है, घसीटता हुआ ले जाता है, और उसको कहता है चल चल घोड़े चल, टिक टिक घोड़े टिक टिक, है ना। होता है ना, देखा है ना आपने, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, बच्चे ऐसे खेल खेलते हैं, है ना। तो ये होती है प्रतीकात्मक सोच। किसी चीज को किसी दूसरी चीज का रूप समझ लेना, जैसे डंडे को घोड़ा मान लेना, उस पे टिक 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 करके घूमना, है ना। चलिए देखो, नीचे हमने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इसमें उनको पढ़ लेते हैं। देखो ये रहा, डंडे को घोड़ा बनाकर खेलना, है ना। चौक को मोबाइल बनाकर बात करना, या हाथ को मोबाइल बना लेना। चित्र देखकर कहानी बना लेना, जैसे चित्र को देखा और उसको देख देख के सोचता है बच्चा, ऐसे इसमें ऐसे होया हुआ होगा, इसमें ऐसे हुआ होगा, है ना। तो ये होता है किसी चीज को किसी और चीज का रूप दे देना, डंडे को घोड़े का रूप दे देना, है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, चलिए। बच्चा अब चीजों को देखकर ही नहीं, सोचकर भी समझने लगा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इमिटेशन पर, अनुकरण, नकल, है ना। देखो, जब बच्चा बड़ों के कामकाज, बोलने या हाव भाव की नकल करने लगता है, उसे कहते हैं अनुकरण, इमिटेशन, देख के करना, किसी को देख के उसकी नकल करना। जैसे मम्मी फोन पे बात करती है तो मम्मी के फोन पे बात करने की नकल करता है। टीचर जैसे पढ़ाता है तो टीचर जैसे दीवार पे पढ़ाने लगता है, दीवारों को खराब करने लगता है, और टीचर बनने लगता है, और टीचर बनकर खुद पढ़ाने लगता है ना छोटा बच्चा। माँ की तरह खाना बनाना, माँ की तरह खाना बनाने की कोशिश करता है ना। पापा की तरह फोन पर बात करना या माँ की तरह फोन पर नकल करना, बच्चा देखकर ही सीखता है। बच्चा जो जैसा करेगा, देखेगा, वैसे ही सीखेगा और खुद करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, ये होता है अनुकरण, नकल। ठीक है, चलिए एनिमीज्म क्या होता है? एनिमीज्म होता है किसी निर्जीव वस्तु को जीवित रूप दे देना।
जैसे हम कहते हैं ना चंदा मामा, तो चंदा को हमने मामा बना लिया, चंदा तो निर्जीव है, उसमें जीवन ही नहीं है, तो वो मामा कहाँ से हो गया हमारा। अब गुड़िया से कभी कभी बच्चा बात करने लगता है, गुड़िया को भूख लग रही है, इसको खाना खिलाओ, गुड़िया को नहलाओ, गुड़िया को बाल बनाओ, है ना, बच्चा करता है ना, तो ये होता है एनिमिज्म। बच्चा निर्जीव चीजों से बातें करता है, निर्जीव चीजों में जान समझता है। देखिए, देखते हैं इसको। जब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझने लगे उसे एनिमिज्म कहते हैं। जैसे सूरज मुझे देख रहा है ना, गुड़िया रो रही है, कुर्सी पर कुर्सी ने मुझे मार दिया, यानी जैसे कुर्सी से लग जाती है तो बच्चे को कहते हैं ना कुर्सी ने मुझे मार दिया, इसको भी मारो। जमीन पे गिर जाता है तो कहते हैं ना भाई चींटी मर गई, चींटी मर गई, है ना, तो हमने तो जमीन को मार दिया, देखो पिट्टी कर दी हमने जमीन की, है ना, अब रोना बंद कर दो। ऐसे बच्चे को संभालते हैं, तो वो जीवित समझता है निर्जीव चीजों को, उसको कहते हैं एनिमिज्म। बच्चा हर चीज में जान समझता है, ठीक है। स्व केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा अपने ऊपर ही समझता है कि बच्चे को पूरी दुनिया उसी को देख रही है, उसी पर ध्यान केंद्रित है, वो ही है दुनिया में, और कोई है ही नहीं। ये होता है स्व केंद्रित, खुद पर ज्यादा ध्यान देना। बच्चा यह समझता है कि लोग सब उसी को देखते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, ठीक है। वह खुद जानता है, जो वह खुद जानता है बच्चा मानेगा कि माँ भी वही देख रही है जो वह देख रहा है। बच्चा दूसरे के नजरिए से नहीं सोचता, दूसरा सोचता है। बच्चा अपने नजरिए से सोचता है। बच्चा सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वो भी दूसरा भी वही कर रहा है ना। बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, खुद पर केंद्रित होता है, खुद से बातें करता है, खुद के बारे में सोचता है। वो सोचता है सारी दुनिया उसी को देख रही है। ऐसा होता है बच्चा। कौन सी एज में? 2 से 7 साल की एज में, प्री कन्वेंशनल में, प्री ऑपरेशनल में, सॉरी। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है? चीजों में फर्क नहीं कर पाता बच्चा। क्या होता है? केंद्र, केंद्र यानी बीच की चीजों, मतलब फिक्स उस चीज को समझ नहीं पाता बच्चा, कि उन चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाता। कैसे? देखो, परिभाषा हम इसकी देख लेते हैं। देखो, जब बच्चा किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, पूरी वस्तु नहीं देखता, लंबा ग्लास देखकर कहना इसमें ज्यादा पानी है, बच्चा सिर्फ एक बात देखता है। मतलब इसका मैं समझाती हूँ। देखो, जैसे एक चौड़ा ग्लास रख दिया बच्चे के सामने, और एक उसी चौड़ाई की उसका नाप का लंबा ग्लास रख दिया, मतलब चौड़े वाले ग्लास में भी उतना ही चीज आएगी और लंबे वाले गिलास में भी उतनी ही चीज आएगी। मान लो हमने पानी डाल दिया, एक ग्लास में पानी डाल दिया, दोनों ग्लासों में पानी डाल दिया। अब हम बच्चे के पास उन दोनों ग्लासों को लेकर गए और पूछा, बता तू कौन सा वाला ग्लास लेगा? तो उसने कहा मैं तो लंबा वाला ग्लास लूंगा, इसमें ज्यादा है ना। होता है ना, बच्चे सोचते हैं भाई बड़े वाला है तो बड़े वाले में ज्यादा होगा, ये तो छोटा सा है इसमें कम होगा। तो ये होता है ईगो सेंट्रेशन, ठीक है। ये होता है सेंट्रेशन, जिसमें बच्चा चीजों के अंदर फर्क नहीं कर पाता, कम ज्यादा नाप तोल नहीं कर पाता, सारी चीजों को एक जैसा समझता है। मतलब जो लंबा है उसको लंबा ही ज्यादा समझेगा, जिसमें जो छोटी वस्तु है उसमें कम ही समझेगा। तो वो साइज के हिसाब से करता है, नाप के हिसाब से नहीं करता। बच्चा सेंट्रेशन नहीं कर पाता, केंद्रीकरण नहीं कर पाता, वस्तुओं में तुलना नहीं कर पाता, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आती है संरक्षण की कमी। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा यह नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। देखो, कहने को तो सेंट्रेशन में भी यही चीज थी, है ना, और संरक्षण में भी यही चीज बताई जा रही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है मैं बताऊंगी। अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, बच्चा यह नहीं समझता कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। लोई को चपटा करने पर कहना ये ज्यादा हो गई। आकार बदला तो बच्चा मात्रा बदली समझता है, ठीक है। आया समझ में?
ये सेंट्रेशन और केंद्रीकरण दोनों ही एक ही चीज है, आपस में जुड़े हुए हैं। देखो उसमें बच्चा जो लंबा ग्लास था उसी को पकड़ा बच्चे ने, उसमें अंतर नहीं कर, वो ये नहीं समझ पाया कि दोनों में बराबर चीज है ना। वो ये समझता है जो बड़ी चीज है, बड़ा ग्लास है, उसी में ज्यादा चीज होगी, छोटे में तो कम ही होगा। ठीक है, ये हो गया सेंट्रेशन। अब इसमें आ जाते हैं कि जब आकार बदल जाता है चीज का तो बच्चा यही समझता है कि इसमें कम है, इसमें ज्यादा, मतलब आकार के हिसाब से ही बच्चा, जैसे ऊपर था ऐसे ही ये आकार के हिसाब से ही बच्चा चीजों में फर्क करता है। आकार के हिसाब से ही सोचता है कि जिसका आकार बड़ा वो उसमें ज्यादा चीज, जिसका आकार छोटा उसकी उसमें कम चीज। ठीक है, तो इसमें बच्चा आकार के हिसाब से ही मात्रा को बदला समझता है, ना कि तुलना के हिसाब से। ठीक है, उसके माप के हिसाब से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों एक जैसे से हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप अगर दोबारा से इन चीजों को रिवीजन करोगे तो बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अपरिवर्तनीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी, मतलब चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता बच्चा। इस एज में 2 से 7 साल की एज में बच्चा चीजों को रिवर्स नहीं कर सकता, उल्टा नहीं लिख सकता। जैसे उल्टी गिनती लिखवाते हैं ना छोटी क्लास में, तो 2 से 7 साल का बच्चा वो उल्टी गिनतियां नहीं लिखवाते, 1 से 100 तक की गिनतियां लिखवाते पहले, फिर 100 से 1 तक की गिनतियां नहीं लिख सकता बच्चा। ठीक है, तो परिवर्तन नहीं कर सकता बच्चा, अपरिवर्तनीय होता है, वो उल्टा नहीं कर सकता चीजों को। जैसे देखो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। बच्चा किसी प्रक्रिया को उल्टा सोचकर नहीं समझ पाता, पानी फैल गया तो वापस नहीं हो सकता, ऐसा मानता है। बच्चा उल्टी प्रक्रिया नहीं सोच सकता, जैसे बर्फ से पानी तो जमा सकते हैं लेकिन पानी से बर्फ तो जमा सकते हैं, लेकिन बर्फ से पानी कैसे बने उसको नहीं समझने आता, रिवर्स नहीं कर सकता। देखो बच्चे को ये पता है कि बर्फ से पानी से बर्फ जम जाएगी, लेकिन बर्फ से वापस पानी बन जाता है ये बच्चे को नहीं पता रहता। आ गया ना समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जादुई सोच, मैजिकल थिंकिंग, परिभाषा क्या है इसकी पढ़ लेते हैं। बच्चा मानता है कि उसकी सोच, इच्छा या मन से चीजें हो जाती हैं। मैजिकल सोच रखता है कि बच्चा जो सोचता है वो हो जाता है, जैसा वो सोचेगा वैसा हो जाता है। जैसे उसने सोचा कि आज बारिश होगी तो बारिश हो गई, है ना। मैंने सोचा था इसीलिए बारिश हुई, मैंने रोया इसीलिए लाइट चली गई, है ना। तो ये मैजिकल थिंकिंग करता है बच्चा कि मैंने ऐसा सोचा इसीलिए ऐसा हुआ। समझ में आ गया? ठीक है, बच्चा हर घटना को अपने मन से जोड़ता है। ठीक है, मैजिकल थिंकिंग। तार्किक सोच का अभाव, बच्चा लॉजिकल नहीं सोच सकता, वो लॉजिक नहीं लगा सकता चीजों में। देखते हैं इसकी परिभाषा। बच्चा अभी तर्क और कारण परिणाम के आधार पर नहीं सोच पाता। जैसे चांद मेरा पीछा करता है, लेकिन जैसे हम चलते हैं ना तो हमारे साथ साथ ऐसे लगता है कि चांद भी चल रहा है ना। कभी कभी हम लोग भी कह देते हैं कि हमारे साथ चांद चल रहा है, लेकिन बच्चा ऐसा ही सोचता है कि चांद हमारे साथ चल रहा है, हम चांद के साथ नहीं चल रहे। चांद हमारे साथ चल रहा है। सूरज इसलिए निकलता है क्योंकि उसे घूमना है ना। बच्चा लॉजिक से नहीं, कल्पना से सोचता है ना, कल्पना करके सोचता है, एनिमिज्म करके सोचता है चांद हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, तो उसमें वो तर्क करके नहीं सोचता, उसे चीजों का पता नहीं रहता। 2 से 7 वर्ष की आयु में, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष में, बच्चा प्रतीकात्मक सोच करता है। प्रतीकात्मक सोच करता है। एनिमिज्म व स्व केंद्रितता दिखाता है, लेकिन संरक्षण, अपरिवर्तनीयता, तार्किक सोच की कमी होती है। ठीक है, बच्चा इस एज में ना तो संरक्षण कर सकता है, ईगोसेंट्रिक होता है और सेंट्रेशन करता है, और एनिमिज्म होता है बच्चे में, अहम केंद्रित होता है,
और कल्पना शक्ति होती है, मैजिक थिंकिंग होती है बच्चे में, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। जो ये सारी चीजें 2 से 7 वर्ष की एज में होती हैं, जो कि जीन पियाजे की सेकंड स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ये सारी चीजों ठीक हो जाती हैं किस में, जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में। कंक्रीट जो स्टेज होती है, थ्री जो चरण होता है, जो लेवल होता है, जो स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है कंक्रीट, उसमें ये सारी चीजें बच्चा करने लगता है। उसमें उसका जो तर्क शक्ति होती है वो बनने लगती है, उसकी शुरुआत हो जाती है, कल्पना शक्ति उसकी बढ़ने लगती है उसमें, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी जीन प्याजे की थ्योरी कंप्लीट। और इसमें हमने क्या किया, कंप्लीट नहीं हुई, सॉरी, हाँ कंप्लीट ही हो गई, हमने वो स्टेजेस तो हमने पढ़ ही ली हैं। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि 3 स्टेज में सब ये सब में चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें बच्चा करने लगता है, रिवर्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, वो चीजों को पलटने लगता है, चीजों में भेद करना सीख जाता है, कम ज्यादा किस में है ये पता चल जाता है उसको, बड़े छोटे का अंतर उसको पता चल जाता है कि बड़े में भी उतनी चीजें, छोटे में भी उतनी चीजें, एनिमिज्म खत्म हो जाता है उसका तीसरी स्टेज में बच्चे की, है ना। तो उसमें जाकर तर्क शक्ति उसकी बढ़ने लगती है, विकसित होने लगती है, और पूरी तरह से लास्ट स्टेज में उसकी पूरी शक्ति बन जाती है, कल्पना शक्ति पूरी हो जाती है, तर्क शक्ति उसका पूरा विकास हो, कहने का मतलब है उसका पूरा विकास हो जाता है चौथी स्टेज तक आते आते बच्चे का। ठीक है, चलिए, ये तो थी जीन प्याजे की थ्योरी। अब हम अगली कौन सी थ्योरी करवाएं, ये आप कमेंट करके हमें बता देना, और इस वीडियो को जिसको समझ नहीं आया दोबारा रिवाइज करके देख लेना और समझ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बता दीजिए अगली थ्योरी कौन सी हम करवाएं, जो आप चाहते हैं वही थ्योरी मैं तैयार करवा के आऊंगी। नीचे कमेंट में मुझे बता देना, वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद आप बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय, सब खैर, टाटा बाय बाय। ठीक है।